हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक ना। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने लगभग 6, 7, 8, 9, 10, हालांकि 6 में तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर वाले क्लासों में आपने 8, 9, 10, 11 इतने सारे क्लासों में आपने सुना जरूर होगा। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग हिंदी में हरित क्रांति भी कहते हैं। ग्रीन का मतलब हरित और रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, तो इसको हम लोग हिंदी में हरित क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जानते हैं कि आखिर ये हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYV सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। मतलब ये हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल के फील्ड में एक वरदान साबित हुआ। वरदान इसलिए साबित हुआ क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ही एग्रीकल्चरल के फील्ड में यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अलग अलग प्रकार के सीड्स को किस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्शन में लाया जाए, ये यहाँ पे लाया गया था। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर के फील्ड में जिसमें कि हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते थे। यानी कि यदि कोई सीड है यानी कि कोई बीज है तो उसमें इतना ज़्यादा फसल दे देगा कि पहले के मुकाबले तो कम से कम ज़्यादा ही होगा, है ना। इस प्रकार का आप कह सकते हैं। जैसे यदि आप कभी गौर करेंगे तो आज के दौर में ना, आज के दौर में एक भुट्टा के पेड़ में आपको 4-5 भुट्टा नज़र आता है। क्यों नज़र आता है भाई? एक भुट्टा भी तो हो सकता था, लेकिन एक भुट्टे के पेड़ में आपको कम से कम 3-4 भुट्टा तो नज़र आ ही जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसी पे काम कर रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद ही यह था कि जो हमारे पास सीड्स है वो और किस प्रकार से यील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि आउटपुट वो किस प्रकार से ज़्यादा दे सकता है। तो इसी के बारे में रिसर्च किया गया, खोजा गया, इसके बारे में खोजबीन किया गया, हमारे सामने लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें यह था कि जो सीड्स है, सीड्स तो वही रहेंगे, लेकिन वो किस प्रकार से और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, यही था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारा फसल ज़्यादा हो सके। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली हमारा 2 चीज़ों के लिए लाया गया था पहले बार में, शुरुआत में। हालांकि बाद में इसमें और भी अलग अलग प्रकार के हमारे सीड्स इंक्लूड होते चले गए, लेकिन शुरुआती में हमारा व्हीट और राइस था, यानी कि गेहूं और चावल था शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं फिर। द यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। और यदि आप चाहते हैं कि आपका फसल अच्छा हो, आपने HYV सीड्स इस्तेमाल किया है और आप चाहते हैं कि आपका फसल अच्छा हो, देखिए केवल HYV सीड्स यानी कि ऐसा सीड जो कि फसल अच्छा दे, केवल उसको इस्तेमाल करने से नहीं होता है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर यानी कि खाद, पेस्टिसाइड यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल, आप केमिकल का छिड़काव कीजिए। रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, पानी भी आपको रेगुलर देना पड़ेगा। तो केवल सीड लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इसके रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना पड़ेगा, तब जाके फसल अच्छा होगा। उसके बाद इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन मिड 1960 अप टू मिड 1970 द यूज ऑफ HYV सीड्स वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू द रिचर स्टेट्स सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देखिए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था ना, तो इसके फर्स्ट फेज में यानी कि 1960 से लेकर 1970 के बीच का जो समय था, इस बीच में कुछ जो बड़े बड़े एकदम बहुत अमीर अमीर स्टेट थे उस समय के, जो कि लगभग आज भी हैं, जैसे पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन को रोका गया था, यानी कि HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए रोका गया था। क्योंकि देखिए, उस समय पे हमारे पास ना टेक्नोलॉजी उतना खास तो नहीं था, लेकिन फिर भी कम टेक्नोलॉजी के अभाव में ही हम लोगों ने HYV सीड्स को निकाल दिया था। तो रीज़न इनका ये था, इनको कहा गया था कि अभी आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। इसलिए कहा गया था क्योंकि देखिए, ये तो खुद से ही पहले से आगे थे, बहुत ही अमीर स्टेट थे ये लोग। तो कहा गया कि आप अभी खुद एग्रीकल्चर में आगे हैं, आप खुद अमीर हैं, तो HYV सीड्स उनको यूज करने दीजिए जो राज्य पिछड़ा है, जो राज्य गरीब है, जहाँ पे कि खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो इनका रोकने का मकसद यही था, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इनको ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरा अलग रखा जाना था, ऐसा कोई मकसद नहीं था। इनको कहा गया था कि जो गरीब स्टेट हैं या फिर जो राज्य अभी पिछड़ा है, उनको इस्तेमाल करने दीजिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, कब से कब तक, 1970 से लेकर 1980 के बीच का जो पीरियड हमारा रहा है,
द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी हमारे पास आने लगा, HYV सीड्स का हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे, तब जाकर अलग अलग स्टेट इसका इस्तेमाल करने लगा था, क्योंकि HYV सीड्स अब हर किसी को मिल रहा था। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन at a low interest rate to small farmers so that small farmers could also access the HYV seeds, fertilizers and pesticides etc. तो गवर्नमेंट भी इस पे लगातार काम कर रही थी। जिस किसान के पास पैसे नहीं है तो उनको भी सरकार लोन देती थी कि लो भाई पैसे लो और आप भी अपने खेत में क्या इस्तेमाल करो, HYV सीड्स इस्तेमाल करो, यानी कि एक फसल में आपका जो है ना 3-4 भुट्टा उगेगा, इस प्रकार के फसल को आप इस्तेमाल कीजिए। तो छोटे मोटे किसान भी सरकार से लोन लेने लगे और HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे। तो यहाँ पे इनका क्या हुआ, प्रोडक्शन चालू हो गया, और जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में खास बात, एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से छोटे से छोटे किसान और बड़े से बड़े किसानों को सभी को फायदा हुआ। ठीक ना, चलिए मार्केटेड सरप्लस क्या है, जब आप बुक पढ़ेंगे ना NCERT तो आपको इसमें मिलेगा मार्केटेड सरप्लस के बारे में। जान लेते हैं कि मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटेड सरप्लस के बारे में कि आखिर मार्केटेड सरप्लस होता क्या है। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। देखिए पहले क्या होता था ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था और उसके भी पहले क्या होता था ना, किसान अनाज उपजाते थे केवल अपने कंजम्पशन के लिए, यानी कि एक अनाज उपजाएं उसको अपने इस्तेमाल करेंगे, अपने घर के फैमिली मेम्बर इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में वो नहीं जाएगा। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो यहाँ से ये हुआ कि ये लोग अपना तो अब इस्तेमाल कर ही सकते थे, इनका जितना नीड था वो तो इस्तेमाल कर ही सकते थे, इसके साथ ही साथ जो इनका प्रोडक्शन बच गया इनको ये मार्केट में भी जाकर बेचा करते थे। तो यही हो गया हमारा मार्केटेड सरप्लस। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद जो बच गया, जो प्रोड्यूस हमारा बच गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए चावल बच गया, गेहूं बच गया, तो ये क्या करते थे, मार्केट में जाके इसको बेचते थे और जिसको ज़रूरत था वो आके खरीदते थे। इनसे ये हुआ कि इनका जो ज़रूरत था वही पूरा हो गया, साथ ही साथ इनके पास कुछ इनकम भी आ गया, इनका प्रॉफिट भी हो गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही एक बड़ा वरदान साबित हुआ था। आगे बढ़ते हैं फिर। During the Green Revolution period, a good proportion of the rice and wheat was sold by the farmers in the market. तो obvious सी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो वो मेनली हमारा राइस और चावल के, यानी कि राइस और व्हीट के लिए था, चावल और गेहूं के लिए था। तो किसान इसका उपज तो करते थे, यूज भी करते थे, और जो बच गया मार्केट में जाके बेचते भी थे। The Green Revolution enabled the government to collect sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in time of फूड शॉर्टेज। तो जब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस हो रहा था व्हीट और राइस और भी अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स, जब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटे मोटे किसानों से और बड़े बड़े किसानों से अनाज को खरीदा। अनाज को खरीदने के बाद गोदाम में उसको पैक करके रखा, और गोदाम में पैक करने का मकसद था कि जब भी फूड का शॉर्टेज होगा, यानी कि फूड की कमी होगी, भोजन की कमी होगी कंट्री में, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं कि सरकार को फ़ायदा पहुँचा रहा था, किस मामले में कि आने वाले समय में यदि फूड का कमी होता है तो इस फूड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पहले इस मामले में सरकार का हेल्प कर रहा था। दूसरी बात कि यहाँ पे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसानों को भी फ़ायदा हो रहा था, उनका इनकम हो रहा था, सभी खुश थे, है ना। तो ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने आगे वाला क्लास में पढ़ेंगे द डिबेट ओवर सब्सिडीज़ के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।